मूर्ख। कार्यालय से घर लौटते समय रास्ते में भाभी मिल गई। वे बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। पूछने पर उन्होंने कहा, निवेदिता अब इस दुनिया में नहीं रही, ऐसा रोमित का मुंबई से संदेश आया है। यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। मैं घर कैसे पहुंचा मुझे खुद भी पता नहीं चला। घर पहुंचते ही मैंने एक डिब्बे से निवेदिता का फोटो निकाला और उसे देखने लगा। तभी श्रद्धा आई और उसने पूछा, इतनी ध्यान से किसका फोटो देख रहे हो? मैंने कहा, तुम नहीं जानती श्रद्धा, यह निवेदिता है। महज 32 साल की उम्र में कोविड होने के कारण उसने अपने पति और 2 बच्चों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। श्रद्धा बोली, बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम निवेदिता को कैसे जानते हो और उसका फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने कहा, तुम गोविंदपुरी वाली मेरी भाभी को तो जानती ही हो। वह बोली, हाँ, हनीमून से लौटते कुछ समय रुके थे। मैंने कहा, बिल्कुल सही, निवेदिता उनकी भांजी थी। श्रद्धा ने कहा, लेकिन इससे पहले तुमने कभी निवेदिता के बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। वह बोली, लेकिन मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? वह बोली, कुछ नहीं, तुम मर्दों को तो समझना ही मुश्किल है। अब तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में न जाने कितने निवेदिता आई होगी। मैंने कहा, तुम फिर गलत समझ रही हो। वह बोली, सच कड़वा होता है। भाभी की भांजी थी और तुम्हें इतना दुख हो रहा है, फिर भी कहते हो कि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं था। मैंने समझाते हुए कहा, मैंने तो कभी उससे ठीक से बात भी नहीं की, यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वह बोली, अगर मुझे यह बात किसी और ने बताई होती तो शायद मैं विश्वास भी कर लेती। मैंने कहा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति इतना सीधा है कि जरूरत पड़ने पर भी झूठ नहीं बोल सकता। वह बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी बेकार की बातें करने की आदत है, इसी वजह से तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। मैंने कहा, ठीक कहती हो, तुम्हें मेरे जैसा पति मिला, यह तुम्हारा सौभाग्य समझो। मैं शादीशुदा होते हुए भी सीधी जिंदगी जी रहा हूँ, शायद इसी कारण आज तक तरक्की नहीं कर पाया। वह बोली, शायद अब तुम्हें अफसोस हो रहा होगा कि तुम निवेदिता से नहीं मिल पाए। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, कम से कम उस बेचारी लड़की पर तो तरस खाओ, अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं रही। वह बोली, वाह, तुम्हारे इस दर्शन पर क्या कहूँ, फिर भी बताओ तुम उसे कैसे जानते थे? मैंने कहा, अगर सच में जानना चाहती हो तो सुनो, यह उस समय की बात है जब एमएससी करने के बाद मुझे दिल्ली में नौकरी मिली थी। गांव छोड़ते समय मेरे पिता ने मुझे एक दूर के रिश्तेदार का पता देते हुए कहा था, बेटा, यह तेरे एक दूर के भाई का पता है, उसके अलावा दिल्ली में मेरा कोई जानकार नहीं है, बड़ा शहर है, जरूरत पड़े तो उसके पास चले जाना। दिल्ली पहुंचने के तीसरे दिन में उस भाई के घर गया। पहली ही मुलाकात में भाई और भाभी का व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। भाभी के साथ मेरा अच्छा तालमेल बन गया। श्रद्धा ने बीच में टोका, अरे बहुत हो गया, अब जल्दी से अपनी कहानी की नायिका को सामने लाओ। मैंने आगे कहा, एक शाम मैं भाभी के घर गया। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा, वही टिटक गया। सामने सोफे पर एक लड़की बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसके खुले काले घने और लंबे बाल उसकी पीठ लहरा रहे थे। खिड़की से आते ढलते सूरज की किरणें उस पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। मैंने उस लड़के को पहली बार देखा था। मेरी आहट सुनकर उसने पढ़ाई से नजर उठाई और थोड़ा चौंक गई। मैं कुछ बोले बिना अंदर चला गया। भाभी रसोई में कुछ बना रही थी। मुझे देखकर वे खुश हो गई और बोली, अनिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। छोले भटूरे बनाते समय मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना? भाभी ने बताया कि वह उसकी भांजी निवेदिता है। भाभी के भाई के निधन के बाद और घर में कोई सहारा न होने के कारण उन्होंने अपनी भाभी और भांजी को अपने पास बुला लिया था। कुछ देर बाद वह लड़की रसोई के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वह मुझे भाभी से इतने अपनापन से बातें करते हुए देखकर हैरान थी, लेकिन ऐसा जताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। भाभी ने परिचय करवाया, निवेदिता, ये मेरे देवर अनिल है। निवेदिता ने ऊपर देखा, मुझे देखा और फिर तुरंत मुड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। उसके बाद उसने मुझे सिर्फ भाभी के घर के
एक सदस्य के रूप में ही देखा। वह 12वीं की पढ़ाई करके गांव से आई थी। दिल्ली आने के बाद वह अच्छी पढ़ाई कर सके और उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आसानी से मिल जाए। शायद यही भाभी और उसकी माँ की इच्छा थी। यह बात मुझे समझ में आ गई। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उन दिनों दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास सिर्फ भाभी का घर ही था। उस उम्र में भी मुझे आवारागर्दी पसंद नहीं थी। खाली समय में मैं अपने कमरे में बैठकर मशहूर लेखकों की किताबें पढ़ता था और जब थकान महसूस होती तो भाभी के स्नेह की छाया मुझे उसके पास खींच ले जाती। वह अक्सर मजाक में कहती थी, अनिल, पत्नी के ऐसे गुलाम बन जाओगे कि बेचारी की हालत खराब हो जाएगी। उनकी इस बात में कितनी सच्चाई थी यह तुम मानोगी ही। श्रद्धा बोली, अपनी तारीफ करना छोड़ो। पत्नी के गुलाम होने वाले पुरुष अच्छे होते हैं क्या? तुम जानती हो कि मुझ में दूसरे पुरुषों जैसा कठोरपन नहीं है। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। नौकर भी मुझसे नहीं डरते। मैं किसी के दिल से खेल नहीं सकता। शायद इसी वजह से एक खूबसूरत लड़की मेरे इतने करीब होकर भी मैं उससे प्यार नहीं कर पाया। श्रद्धा ने पूछा, क्या निवेदिता सच में सुंदर थी? फोटो देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मैंने कहा, यह फोटो बहुत साधारण कपड़ों में लिया गया था और फोटो में तुम्हें जो दिख रहा है वही नजर आता है, लेकिन मुझे उसका सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा बहुत पसंद था। श्रद्धा ने तंज कसते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्यों रुक गए? उसकी और भी तारीफ करो। मैंने शांत होकर कहा, श्रद्धा, ताने मत मारो, यह सच है। तुमने उस समय निवेदिता से यह सवाल पूछा होता तो तुम्हें इसका जवाब मिल गया होता। मैंने कहा, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, जब भी मैं वहां जाता था हमारी मुलाकात जरूर होती, लेकिन हम बहुत कम ही एक दूसरे से बात करते थे। भाभी, उसकी माँ और हम सब अक्सर शाम को बाहर कुर्सियों पर बैठते थे। वह अपनी कुर्सी थोड़ी दूरी पर लगाती थी। क्यों? यह मुझे नहीं पता। हाँ, यह सच है। जब भी भाभी कहती वह गाना गाती थी। कभी कभी तो वह गानों में इतनी खो जाती थी, एक के बाद एक गाने गाती चली जाती थी। उसका गाना खत्म होने के बाद हम अक्सर बातें करना ही भूल जाते थे। श्रद्धा ने पूछा, वह कैसे गाती थी? मैंने कहा, श्रद्धा, मैं क्या बताऊं, भले ही सब लोग उसके गाने की तारीफ करते थे, लेकिन जब वह गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके गीतों का दर्द और दुख मेरे दिल में उतर रहा है, पर उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द न थे, न भाषा। उसके कुछ गाने मैंने चुपके से रिकॉर्ड भी किए थे। श्रद्धा ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि वह सिर्फ तुम्हारे लिए गाती थी? मैंने कहा, ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार मैंने कभी नहीं किया। अगर कोई लड़की मेरी तरफ देख ले तो यह सोचना कि वह किसी खास वजह से मुझे ही देख रही है, यह मेरी मूर्खता ही होगी। और जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है, उसके बाद मैंने कई बार अपने मोबाइल फोन बदल दिए। अब उस आवाज को कहाँ ढूंढूं? श्रद्धा बोली, तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आगे बताओ। मैंने कहा, उसकी माँ को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने कई बार भाभी को यह कहते सुना था कि शादी की इतनी क्या जल्दी है, लड़की है, कम से कम बीए तो कर लेने दो, उसे पढ़ने दो, समय आने पर शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन उसकी माँ कहती थी कि शादी के लिए पहले से कोशिश करनी पड़ती है, यह लड़की की शादी है, कोई मजाक नहीं है। एक दिन निवेदिता की माँ ने मुझसे कहा, अनिल, तुम बहुत अच्छी नौकरी में हो, क्या तुम निवेदिता के लिए अपने जैसा कोई लड़का ढूंढ सकते हो? इस पर भाभी मेरी मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे तुम भी किससे कह रही हो? यह तो अपने से छोटे लोगों से बात करते हुए भी पसीने पसीने हो जाता है। यह हमारी बेटी के लिए लड़का क्या ढूंढेगा? हाँ, लेकिन इसकी नजर में जरूर कोई लड़का है। यह कहकर भाभी मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सका और तुरंत उठकर बाहर आ गया। भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही है, इस विचार से मैं बेचैन हो गया। मुझे शर्म आ रही थी। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निवेदिता के घर उसके आकर्षण के वजह से नहीं जाता? मैं भाभी को कैसे समझाऊं कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि उनकी निस्वार्थ ममता का गलत फायदा उठाऊं? निवेदिता के आने से पहले भी मैं भाभी के यहाँ कई बार जाता था और अब भी कभी कभी जाता हूँ। क्या उसके आने के बाद मेरे व्यवहार में कोई बदलाव आया था? मैंने भाभी को ऐसा सोचने का मौका ही क्यों दिया? पूरे रास्ते में यही सोचता रहा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मेरी किसी हरकत से अनजाने में भाभी के नाजुक स्त्री मन पर
कोई असर पड़ा? यह कब हुआ? कैसे हुआ? मुझे पता क्यों नहीं चला? घर पहुंचकर मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मन बहुत बेचैन था। यह बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर मैंने तय किया कि कुछ भी हो, मुझे भाभी के मन का यह शक दूर करना ही होगा। इसी बीच एक दिन अचानक मेरी कैनॉट प्लेस में रोमित से मुलाकात हो गई। उसने मेरे साथ एमएससी किया था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। आईएएस प्रतियोगिता में चयन होने के बाद वह एक राजपत्रित अधिकारी बन गया। बातचीत के दौरान जब मुझे पता चला कि रोमित अभी तक अविवाहित है, तो मेरा मन जैसे खुशी से झूम उठा। उसके सामने प्रस्ताव रखने में देर करना मुझे ठीक नहीं लगा। शुरू में बात मजाक में शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद रोमित मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगा। उसे दिल्ली के बाहर का जीवन जीना पसंद नहीं था। मौका देकर उसने मुझसे निवेदिता के बारे में पूछा। जब लड़की देखने की बात हुई तो रोमित ने कहा, अनिल, तुम क्या कह रहे हो? अगर लड़की तुम्हारी नजर में है और तुम्हें वह मेरे लिए ठीक लगती है तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ लड़की को देखे बिना हाँ नहीं कहेगी। मैंने कहा, बिल्कुल, जब भी तुम चाहो अपनी माँ को लेकर आ जाना। वह बोला, ठीक है अनिल, मैं अगली बार जब दिल्ली आऊंगा तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आऊंगा। रोमित ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह गए। उसी रात मैंने अपनी भाभी को रोमित के बारे में सब कुछ बता दिया। भाभी हैरान होकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो अनिल? मैंने कहा, भाभी, क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? भाभी कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखती रही, फिर बोली, ठीक है, जितनी खुशी मुझे उनके चेहरे पर देखने की उम्मीद थी उतनी नहीं दिखी। लेकिन निवेदिता की माँ ने बहुत खुशी से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अनिल, तुम यह रिश्ता जल्दी तय करवा दो। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कुछ ही दिनों में निवेदिता की शादी तय हो गई। सभी रिश्तेदारों के बीच उसकी माँ मेरी खूब तारीफ करती थी और बाकी लोग भी मेरे सराहना करते थे। इतना बड़ा काम मेरे जैसे साधारण आदमी से हो जाएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अचानक निवेदिता ने ही हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे पता चला कि वह शादी से इनकार कर रही है। भाभी ने मुझसे कहा, अब तुम ही जाकर निवेदिता को समझाओ। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, उसे अचानक क्या हो गया? मैं उसे क्या समझाऊं? भाभी बोली, अनिल, अगर तुम समझाओगे तभी कुछ हो सकता है। वह तुमसे प्यार करती है, यह तुम्हें समझना चाहिए। मैं भाभी के चेहरे को देखता ही रह गया। मेरा चेहरा उतर गया था और मैं चिंता में पड़ गया। बात शादी तक पहुंच चुकी थी। अब पीछे हटना मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। भाभी के कहने पर मैं उनके पास गया। वह दूसरी मंजिले के कमरे में खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। मैं उससे आवाज दी। इतने दिनों में पहली बार मैं उससे आमने सामने बात कर रहा था। मैंने कहा, निवेदिता, शादी की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या अब तुम सबको शर्मिंदा करोगी? उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत बोली, और मेरा प्यार, मेरी भावनाएं? मैंने पूछा, क्या तुम्हें इस रिश्ते में कोई परेशानी है? उसका गोल चेहरा शर्म से और झुक गया। वह अपनी ओढ़ने का किनारा मरोड़ने लगी। मैंने फिर कहा, क्या तुम इस सब के बारे में एक बार फिर गंभीरता से सोच नहीं सकती? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? निवेदिता का सवाल सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। फिर वह बोली, तुम्हारी माँ, बुआ, सबकी यही इच्छा है और दूसरी तरफ रोमित भी इंतजार कर रहा है। मेरी बात अधूरी ही रह गई। मेरा गला भर आया था। अचानक मुझे सब कुछ निरर्थक सा लगने लगा। वह बोली, मुझे यह सब पता है, लेकिन क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बात तो मैं जरूर कहूंगा। मेरा जवाब सुनकर वह बोली, तुम्हारा इनकार क्यों है? बेवजह तुम्हें अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। वह बोली, मेरा भला? लेकिन वह किसमें है? इसके बाद निवेदिता ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली गई। जल्दी ही शादी का दिन आ गया। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। मैं खुद को व्यस्त दिखाने के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। उसी समय भाभी को ढूंढते हुए मैं दूसरी मंजिले के उसी कमरे में पहुंचा। लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहने निवेदिता, माथे पर लाल बिंदी और पैरों में पायल पहने, घुटनों में चेहरा छिपाए बैठी थी। इस समय वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया।
तभी उसने अचानक सिर उठाया और कुछ देर तक मेरी ओर देखती रही। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें लाल थी। सुना था कि शादी की रात हर लड़की रोती है, शायद वह भी रोई होगी। उसकी लाल आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी। निवेदिता खड़ी हुई और भारी मन से बोली, यही तुम्हारी इच्छा थी ना? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहां एक पल भी नहीं ठहर सका। सिर झुकाए जैसे कोई अपराधी हो, मैं बाहर आ गया। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों उस घर में रहने का मन ही नहीं हुआ।